अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं फ़र्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। साथ साथ काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे उसके अपलोड कर भी दिए हैं। उसके साथ मैंने उस स्टूडेंट्स ने जो ये कहा कि सेकंड ईयर के भी होने चाहिए लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर, तो अब मैंने यूट्यूब के ऊपर सेकंड ईयर के लेक्चर्स अपलोड करने का सिलसिला शुरू किया है। तो चैप्टर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 का पहला टॉपिक है कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये कॉलम लॉ 1874 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कॉलम था। उसने 1874 के अंदर एक ऐसी फोर्स के मतलब बताया जो कि दो चार्जेस के दरमियान होती है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड बताई कि वो कितनी होती है। ठीक है, अभी इसको हम ड्राइव करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से सारा सोल्व करते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखें कि दुनिया में जिधर भी चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को यहाँ अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस जो हैं, लाइक चार्जेस मतलब इस एक तरह के चार्जेस वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक ये चीज़। इसके मुकाबले में जो अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि जो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ हम स्कूल के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं कि जो एक तरह के चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉलम लॉ क्या होता है, कितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या कितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही फोर्स हमें बताएगी, इसे ही कॉलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं बाद में करूँगा, पहले इसकी मैं आपको डेरिवेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो कॉलम ने ये बताया था कि लेट्स सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इसको हम कह लेते हैं Q1। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज एक और हमारे पास चार्ज है, ये वाला छोटा सा चार्ज, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम कह लेते हैं Q2। ठीक हो गया, ये दो चार्जेस हैं। अब देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की फ़ोर्स होगी, अट्रैक्शन की फ़ोर्स नहीं होगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे के, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्ज है और ये चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को दूर फेंकने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सपोज इस चार्ज ने इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई जिसकी वजह से ये क्या कहता है, इसको अपने से दूर फेंकने की कोशिश करता है, उसको हम कह लेते हैं फोर्स F। ठीक हो गया, अब ये जो चार्ज है इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से दूर की तरफ, तो ये फोर्स हम कह लेते हैं, ये भी कह लेते हैं F कह लेते हैं। अब जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स ये इसके ऊपर भी लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट होंगी। ये वाला Q2 इस Q1 को इधर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, ये Q1 इस Q2 को इधर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। दोनों की फोर्सें जो हैं वो सेम है एक दूसरे के, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इस फोर्स का हम एक नाम रख लेते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ये Q1 के ऊपर लग रही है, इसको हम इधर लिख लेते हैं 1। और ये किसकी वजह से लग रही है, Q2 की वजह से, इसलिए इसके साथ हम लिख लेते हैं 12। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका नाम हमने रख दिया F12, यानी कि F12। Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स F1 आ गया, किसकी वजह से लग रही है, Q2 की वजह से, इसका नाम आ गया F12। और इसी तरह जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये चार्ज Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम कह लेते हैं F2, जिसकी वजह से लग रही है वो हम साथ इधर लिख देते हैं। तो अब क्या है, इसके ऊपर फोर्स F12 लग रही है इसकी वजह से, और इसके ऊपर फोर्स F21 लग रही है इसकी वजह से। तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, आपस में इक्वल ही होंगी। और अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको मैं कह लेता हूँ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। ये एक दूसरे से डिस्टेंस R के फासले पर पड़े हुए हैं। तो अब देखें
टोटल कितनी चीज़ें आ गई कि इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको इनके नेगेटिव चार्जेस का भी बता देता हूँ कि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ये काफ़ी सारे केसेस हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज जो Q1 है, Q1 ठीक है, ये अभी भी पॉजिटिव है। लेट्स सपोज एक Q1 चार्ज है, वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक। और इसी तरह एक Q2 चार्ज है। काफ़ी सारे केसेस हैं ना, दो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, या इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये चार्ज हम एक ले लेते हैं, इसको कह लेते हैं Q2 और ये है नेगेटिव चार्ज। अब ज़ाहिर सी बात है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर, तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे के डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है, इस Q2 की इस Q1 के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी जो इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो इस फोर्स को हम लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको कह लेते हैं F। और ये जो फोर्स है, क्योंकि Q1 के ऊपर लग रही है, 1 आ गया, Q2 की वजह से लग रही है, 7 आ गया 2, तो इसको कह लेते हैं फोर्स F12, जो कि इसकी वजह से लग रही है और इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। तो फोर्स का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो इसी तरह इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी राइट से लेफ़्ट। तो ये फोर्स जो लग रही है Q2 के ऊपर लग रही है, इसलिए इसको लिखेंगे F2, और 1 की वजह से लग रही है, इसको लिखेंगे F21। तो इधर से आप एक चीज़ देखें, जहन में रखें कि ये फोर्स F12 और ये फोर्स F21 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और इसी तरह ये F12 और ये F21 आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फोर्सेस क्या हैं, ऑपोजिट हैं। तो वेक्टर वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 था फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लिखते थे कि लेट्स सपोज अगर एक वेक्टर 12 है और ये वेक्टर 21 के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो साथ हम साइन लगा देते थे माइनस का। तो इसी तरह जो F12 है उसको हम -F21 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसलिए साथ साइन आ जाएगा माइनस का। इसी तरह इसके लिए भी यही असूल आएगा, F12 = -F21। तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर मैं वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये इसकी थ्योरी है जो आपने एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। साथ ही इसकी अब देखते हैं डेरिवेशन क्या आएगी कि फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड है कितनी। अब हम क्या करते हैं, फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, साथ ही इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ इसकी हम करते हैं मैग्नीट्यूड। तो कॉलम ने ये बताया था द फोर्स, देखें फोर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो फोर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस फोर्स को मैं इधर F लिख लेता हूँ और साथ लिख लेता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, यानी कि इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो Q1 चार्ज ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दें Q2 के साथ, तो ये Q1 चार्ज की मैग्नीट्यूड, ये Q2 चार्ज की मैग्नीट्यूड, इसका प्रोडक्ट ये आ गया। ये सारे का सारा क्या होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डेफिनेशन का हाफ पार्ट है। तो सेकंड हाफ में उसने क्या कहा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगेन फोर्स को लिखते हैं और साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए 1 ऊपर आ जाता है और नीचे ये लिख लेते हैं। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जितना है उसका स्क्वायर लेंगे। तो Q1 ये है, Q2 ये है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, R। इसी तरह इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, R, तो इसका स्क्वायर जो है उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स ये आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, जिस तरह हम बचपन से करते आए हैं। तो F जो आएगा वो आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये आ गया आपके पास फोर्स का फॉर्मूला। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक चीज़ आई, उसको कहते हैं K।
उसको क्या कहते हैं के इधर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अभी तक आप यही ज़हन में रखें, अभी मैं आपको बताता हूँ के होता क्या है। तो ये फोर्स का फार्मूला जो है ये बन जाएगा F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो ये आ गई फोर्स जो कि कॉलम ने बताई थी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। अगर वो लाइक चार्जेस हैं, किस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, किस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, किस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, करीब करते हैं। कशिश की फ़ोर्स जो है वो आ जाएगी इस फार्मूले से। तो ये आ गई हमारी फ़ोर्स। अब क्वेश्चन है कि ये के क्या चीज़ है। के इधर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और के की जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट से हासिल की गई है कि ज़ाहिर है अब ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, अब हो सकता है इन दोनों के दरमियान एयर हो सकता है इन दोनों के दरमियान प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है इन दोनों के दरमियान किसी मेटल का मटेरियल हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान वैक्यूम हो। तो के उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों के दरमियान वैक्यूम है, प्लास्टिक है या किसी मेटल का मटेरियल है। तो के उसके साथ साथ क्या होगा, चेंज होता जाएगा। के का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। के का क्या फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। इसमें देखें पाई क्या है, पाई तो एक कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। अब देखते हैं ये एप्सिलॉन नोड क्या है। एप्सिलॉन नोड को कहते हैं परमिटिविटी। बेसिकली ये वो चीज़ है जो कि डिफाइन करता है कि दो चार्जेस के दरमियान प्लास्टिक है, क्या मटेरियल है, लोहे का है, कोई मेटल है या एयर है या वैक्यूम है। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से ही आपको जाहिर हो रहा है कि एप्सिलॉन नोड जो है ये इस फ्री स्पेस की, ये जो दो इसके दरमियान जो स्पेस है इसकी क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फ्री स्पेस के लिए है। जब ये दो चार्जेस के दरमियान एक फ्री स्पेस होगी तो परमिटिविटी की एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो है एप्सिलॉन नोड इज़ इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। इसके साथ जो है यूनिट वो आ जाएंगे न्यूटन। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपको MCQ भी आ सकता है। इसका यूनिट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये अक्सर MCQ आ जाता है। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम का स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नोड की वैल्यू। जब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, साथ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मैं इधर पुट करता हूँ के इज़ इक्वल टू 1/4 × 8.85 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14। जब इसको पुट करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के इज़ इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम पर स्क्वायर। तो ये आपके कांस्टेंट हैं दो इसमें यूज़ होने वाले। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। फिर आपको इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए जो कि है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। इन दोनों के यूनिट भी हैं जो हैं आपको याद होने चाहिए। तो ये था कॉलम लॉ ने जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी क्या है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो जाहिर है उसके साथ हमें यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, फोर्स के साथ आ जाएगा F इज़ इक्वल टू Q1 Q2, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ गए और इनका जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आ गया, साथ इसके आएगा एक R यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर, तो ये जो आर है, आर कैप, ये इस फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। यानी कि इस F12 या इस F21, आप इसमें देख सकते हैं F12 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट से लेकर लेफ़्ट की तरफ, और F21 की जो डायरेक्शन है वो है लेफ़्ट से राइट की तरफ। ज़ाहिर है इसकी ये एक मैग्नीट्यूड होगी, साथ इसकी क्या है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन है। तो F12 है वो किसके इक्वल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा Q1 Q2 ओवर
आर स्केयर साथ आर यूनिट वेक्टर 1 2, ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये थी फोर्स F21, यानी कि इस चार्ज 2 के ऊपर लगने वाली फोर्स इस चार्ज 1 की वजह से, उसको कहेंगे 21, साथ यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा R यूनिट वेक्टर 21। और F12 क्या है, इस FQ1 के ऊपर लगने वाली फोर्स इस Q2 की वजह से, इसको हम लिखेंगे 1 2, तो साथ ही आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। अब ये हो गया इसका सारे का सारा लेक्चर विद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, यानी कि फ्री स्पेस एज इट इज़, इस तरह अगर स्पेस यानी कि फ्री स्पेस के लिए अगर दरमियान में कोई मटेरियल चेंज कर दें, यानी कि कोई मेटल आ जाए, वैक्यूम हो या एयर हो, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है, तो उसके लिए अब ये जो एप्सिलॉन नोड है इसके साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, उसे कहते हैं ER रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि वो चीज़ जब मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। अब देखें, लेट सपोज इसके दरमियान में आ जाता है एयर आ जाती है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एयर है तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस E नोड के साथ, तो जो K का फार्मूला है वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मल्टीप्लाई ER, ठीक है। ये ER क्या है, इधर ये K का फार्मूला बन जाएगा, तो ये ER क्या है, इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान मटेरियल कौन सा है, ठीक है। जो मटेरियल होगा उसका ER आएगा। अगर ER 1 हो जाए, ऐसा मटेरियल आ जाए दोनों के दरमियान जिसका ER क्या है 1 हो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो करीब तरीन है हमारे पास ER वो है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम का ER होता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो होती है 1.0006, ये होता है वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब देखें इस रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी देखें। अब हमारे K का क्या फार्मूला होगा, ये वाला, तो फोर्स किसके इक्वल आएगी, कॉलम फोर्स वो इक्वल आएगी K की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, नई चीज़ इधर क्या आई है ER, और साथ Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर वैसा ही है। तो इस पूरी फोर्स के अंदर जो नई चीज़ आई है वो क्या है, ये ER। तो ER डिनोमिनेटर में आया है, जिसकी वजह से अगर ER ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर एक ऐसा मटेरियल हो जिसका ER ज़्यादा हो, यानी कि जिसकी आप कह लें कि इंसुलेशन की पावर जितनी ज़्यादा होगी, ER इंक्रीज़ करता है जितना जितना दरमियान इंसुलेशन का मटेरियल हैवी होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा ER उतनी फोर्स क्या होगी, इन दोनों के दरमियान कम होगी। यानी कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई हैवी किस्म की इंसुलेशन रख दें, उसका ER क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस ज़्यादा ER की वजह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर ER की वैल्यू कम हो जाए, ER की वैल्यू अगर कम हो जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका अक्सर आ जाता होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का कॉलम फोर्स के ऊपर क्या असर होता है। तो ये टोटल लेक्चर है, आपने इसको इसी तरह से ये एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बतानी है, परमिटिविटी और फ्री स्पेस बताना है, रिलेटिव परमिटिविटी बताना है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और इसकी ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।